हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारी पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। उसी में पहले चैप्टर की हम लोग बात कर रहे थे, समानता की कहानी को हम लोग पढ़ रहे थे। और बेसिकली मैं आपको ब्रीफ में रिविजन करा दूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, सबसे पहले हमने समानता के चैप्टर में हमने कांता की कहानी को पढ़ा कि कांता की कहानी क्या थी। कांता एक आपके घरेलू बाई है जो क्या करती है, लोगों के घरों में बर्तन साफ सफाई झाड़ू पोछे का काम करती है। उसकी बच्ची बीमार थी, पहले वो वोट डालने के लिए गई, वोट डालने के बाद अपनी बेटी को कुछ खाने के लिए देती है, उसे बोलती है मैं शाम को आऊंगी तब मैं आपको दवा ला के लाऊंगी। वो अपने साहब के यहाँ काम करती है और काम करने के पश्चात कुछ वेतन एडवांस मांगती है और फिर उसको लेकर अस्पताल की लाइन में खड़ी होकर अपने बच्चों को दवाई देती है। तो उसके मन में एक शंका उठती है कि ये कैसी समानता है कि वोट गिरने के लिए सब एक लाइन में खड़े हैं, लेकिन आय का जो अंतर आ रहा है ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे साहब तो कभी अस्पतालों में लाइन में खड़े ही नहीं होते और मैं ये कैसा जीवन जी रही हूँ। क्या है समानता, इस पर एक पूरी रूपरेखा को हमने कुछ सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया। हमने इसमें कुछ और कहानियां हैं जो हम उन कहानियों से लिंक कर हम चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। चैप्टर पूरा देखा, समानता को हमने पढ़ा, कांता की कहानी को हमने पढ़ लिया, कैसे पूरी स्टोरी है, सारी स्टोरी को हमने देख लिया। ठीक। और उसके बाद समान मताधिकार की क्या चर्चा है, इस समान मताधिकार की आपकी चर्चा पर भी हम लोगों ने आपका गौर करके आपका बात करी कि चर्चा किस प्रकार की है और कैसी ये चर्चा है। ठीक, ये हमको देखने की आवश्यकता है। ठीक है ना, देख लिया। चलिए, और इस मताधिकार में क्या समानता है, क्या सारी चीजें हैं, हम एक एक कर इन पर बहुत स्पष्टली आपका बात भी करेंगे। तो इनको हमने देखा, समानता का अधिकार में कांता की कहानी को प्रदर्शन कर हमने सुना। अन्य प्रकार की असमानताएं कैसे हैं और कैसे स्थिति हमको दूर दिखाई देती है। क्या केवल आर्थिक आधार पर असमानता है? नहीं, यहाँ जातिगत समानता आपको मिलेगी, क्षेत्रीय आधार पर असमानता आपको मिलेगी, ना जाने कितने ऐसे कारण हैं। तो बहुत सारी चीजों पर असमानता दिखाई देती है। तो ये लेक्चर हमने पूरा कल आपका देख लिया था और जाति के बारे में विशेष हमने बात करी और उसी में एक कहानी को हम पढ़ रहे थे। बड़ी अच्छी कहानी थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी। तो दो कहानी को हमने देखा, कांता की कहानी को पढ़ा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी को हमने पढ़ा कि कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि को बार बार ये फोर्स किया गया कि वो क्या करें, जितना भी स्कूल का मैदान है उस मैदान में पूरी साफ सफाई करें, और वो झाड़ू मारने को उनका लगा दिया गया। फिर वो अपनी इस पूरी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि जो उनकी आत्मकथा है, और उस आत्मकथा का नाम है झूठन। तो झूठन में क्या लिखते हैं, उनके हृदय वितारक जो एक घटना हुई है, इस घटना का वर्णन वो अपनी बुक झूठन में इसके विषय में पूरा साफ करके एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं। ये बुक है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, और कभी मौका मिले तो बच्चों जरूर पढ़ना। ठीक, तो अभी तक जितना हमने इसमें पूरा पढ़ लिया था, गौर करके देख लिया था, इतना हम देख चुके थे। इससे आगे हम लोग अभी पढ़ना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, तब तक एक बार आप देख लीजिए, कुछ पूछना है, कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरी कहानी ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी, और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। क्या कह रहे हैं, एक ऐसी चीज है जो क्या है, आप जिसको बहुत अच्छे से अनुभव कर सकते हैं। वो क्या है कि ऐसी कहानी जो भारत के बड़े शहरों में घटी, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अन्य शहरों में और देश के अन्य भागों में भी आपकी होती हैं, और कह रहे हैं कि एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी जी की है, जो शहर में किराए के मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए थे। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानते हैं। कैसे करते हैं कि वे कई ऐसे खाली मकान हैं जिनके विषय में वो आपका जानते हैं। वे मकान ढूंढने में मदद करने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानते हैं जो किराए पर मिल सकते हैं। वे मकान देखने लगे। अंसारी दंपत्ति ने को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्हें मकान लेने का निर्णय किया। फिर जब
मकानों ने उसके नाम सुने तो उनके बहाने लगे कि वे मांसाहारी लोग हैं, वो उनको मकान नहीं दे सकते। अब देखिए, कोई मकान ढूंढ रहा है, प्रॉपर्टी डीलर वहां उनको मकान दिला रहा है, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया कि मकान मालिक ने उनका नाम सुनकर ही कि कहा कि वो क्या है, अंसारी दंपत्ति हैं, यानी कि बेसिकली वो आपका मुसलमान है, तो ये लोग मांसाहारी होंगे, इसलिए हम इन्हें अपने मकान नहीं दे सकते, हमारे मकान में ये मांस खाएंगे, तो इसलिए हम अपना मकान नहीं दे सकते। क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता था। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं खाता था, मांस को लेकर नहीं खाता था, ना कोई निवास करता था। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोसी से मछली पकाने की गंध आ रही थी, और सबसे बड़ी बात थी कि वहां से ही मछली पकने की जो गंध है वो उनको साफ साफ आ रही थी। ठीक, एक तरफ तो कह रहे हैं कि हमारी पूरी सोसाइटी में यहाँ कोई नॉनवेज नहीं खाता, और वो लोग इसका बहाना देकर वो उनको मकान नहीं दे रहे हैं, क्लियर है। और वहां से दूसरी तरफ से क्या आ रही है, मछली पकने की गंध आ रही है। उसके सामने उन दूसरे और तीसरे मकान में जो भी उन्हें पसंद आए, वहां यही बहाना आपका दोहराया गया, और कह रहे जो भी मकान उन्हें आपके पसंद आ रहे थे, सब जगह यही बहाना आपका दोहराया गया और सुझाव दिया गया कि वे अपने नाम बदलकर श्रीमती और श्री कुमार रखना चाहिए। अंसारी दंपत्ति ने ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे। क्या कर दिया, वो ऐसा कुछ करने से उन्होंने साफ स्पष्ट मना। ठीक है ना। तो ये कहानी यहां तक हमने देख ली और इस पर हमने बात की। चलिए, अब कह रहे हैं कि आपके विचार में अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों। अब कह रहे हैं जो अंसारी फैमिली है उनके साथ अव्यवहारता का संबंध क्यों हो रहा था, ऐसा क्या कारण था, यह आपको थोड़ा सा इसमें वो आपको देखना है और उस पर विचार करना है। ठीक, कैसा क्यों था। यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए कोई जगह ना मिलती, क्योंकि उनके पड़ोसी धर्म के कारण, ध्यान दीजिए, धर्म के कारण आपके पास नहीं रखना चाहते या आपको अपनी सोसाइटी में प्रवेश नहीं कराना चाहते, तो सोचिए ये किस तरह की बात होती, ये किस तरह का। तो इन सारे मुद्दों पर आवश्यकता है, क्या है, इन सारे मुद्दों पर, इन सारी चीजों पर गौर करने। क्या धर्म के आधार पर ऐसी कुछ चीजें होती हैं, क्या ये सब चीजें आपकी मोड़ लेती हैं, तो हमको इन सारे चीजों पर विशेष कर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाएं। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब कह रहे हैं जो मानवीय गरिमा है उसका मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ ही असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है क्योंकि उनका जन्म किसी जाति, किसी धर्म या लिंग में, किस कारण होता है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या धर्म। इन तीन आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर क्या होता है, उनके साथ भेदभाव या असमानता का जो व्यवहार है वो उनको झेलना पड़ता है। ठीक, मेन कारण यही है। वे उच्च वर्ग के हैं या वे समकक्ष या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता व्यवहार जातिगत और धर्म काटने से हुआ। कह रहे दो लोग हम जिनकी कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली, एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि और दूसरा है अंसारी परिवार। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो भी व्यवहार हुआ ये जातिगत मुद्दे को लेकर हुआ और अंसारी फैमिली के साथ धर्म के कारण हुआ। क्लियर है। तो हमारे यहाँ धर्म और जाति के साथ इन ये टैग लाइन होने की वजह से ही हमें क्या सामना करना पड़ता है, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमको जो है असमानता का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये लोग भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति, एक ही जो वर्ग है, धर्म, जाति झेलता होगा, नहीं, ये कहानी दूसरी जगह भी रिपीट हो सकती है। मान लीजिए किसी अंसारी फैमिली पूरी वहां बिलोंग करती है, मुसलमान, और कोई हिंदू या कोई ब्राह्मण या कोई और व्यक्ति सरदार वगैरह वहां मकान लेने जाए, तो शायद ऐसा भी उनके साथ हो सकता है। तो ये हर तरह की अलग अलग कंडीशन है जो हमारे आपके देश में ये घटनाएं बड़ी कैसी हैं, आम रूप में प्रचलित है। कैसी हैं,
आम रूप में प्रचलित हैं और इन्हें हमें गौर करके देखने की आवश्यकता है कि ये समाज में ये किस तरह की चीजें हैं जो व्याप्त रूप में हमारे सामने आ रही हैं। क्या हमें कुछ इनके बारे में सोचना चाहिए? क्या हमें इन पर बात करनी चाहिए? चलिए, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किया गया व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान पर बुरी तरह से आहत किया। क्या किया? उनके सम्मान को आपका बुरी तरह से आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय में अन्य छात्रों के समान नहीं, उन्हें कमतर है। कह रहे कि उन्हें यह महसूस कराया गया कि जैसे हमारे विद्यालय में और छात्र हैं, आप उनके समान नहीं हो, आप उनसे कम हो। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं के बारे में कुछ अधिक नहीं कह सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटों को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें असमान व्यवहार पर क्रोध आया। जब अपने बच्चों को झाड़ू लगा देख रहे थे तो ये जो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो आपका असमानता का व्यवहार हो रहा था, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा और उन्होंने अपने बेटों को बुलाते हैं और उसका विरोध भी करेंगे। वो देखिए, उन्होंने शिक्षकों के समकक्ष विरोध प्रकट किया कि शिक्षक के सामने खड़े होकर क्या किया? अपना विरोध प्रकट किया कि आपने गलत किया है। आप मेरे बच्चे को वाल्मीकि होने की वजह से, जातिगत धारणा की वजह से आपने उसको झाड़ू लगाने के लिए मजबूर किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया था, तब उनको सम्मान को चोट पहुंची। और ऐसे क्या हुआ? जब उनको मकान किराए पर नहीं दे थे, तब उनके सम्मान को चोट पहुंची। जब फिर प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने का आपका सुझाव दिया तो उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ठीक, और उन्हें सुझाव उनका ठुकरा दिया कि कह रहे हैं आपको मकान नहीं मिल रहा है, आप क्या करिए, अपना नाम बदल दीजिए, आप अंसारी फैमिली से आप श्रीमती श्री हो जाइए तो आपको क्या मिल जाएगा? मकान मिल जाएगा। लेकिन अंसारी फैमिली ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उनके आत्मसम्मान की बात है। जो चीज उनकी बाई बर्थ है वो उसको चेंज करना नहीं चाहते। ठीक, इस तरह से ही देखिए, ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार हैं। क्या कह रहे हैं? वो उसी सम्मान और गरिमा के हकदार हैं जिसके जो अन्य व्यक्ति को मिली, यानी कि उनको भी वही सम्मान मिलना चाहिए, वही गरिमापूर्ण चीजें मिलनी चाहिए जो अन्य लोगों को आपका मिली है। तो हमको ये सारी चीजें, इन सारे पर ध्यान देना है। तो एक बार आप पूरा गौर करके थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या है ये मैटर, आप किसको कहेंगे? क्या इसमें दोनों की कोई गलती है, या समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है, या भारतीय संविधान में कोई इसका प्रोविजन नहीं है? आप थोड़ा गौर करिए और मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, थोड़ा सा मुझे बताइए। देखा आपने? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब अगला है ये, थोड़ा सा देखिए, ये पोस्टर आप इमेज देख रहे हैं, ये वाली पहला, दूसरा, तीसरा। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाले एक लड़का फेंक कर दिए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की गरिमा है, उसे भुगतान आदर से किया जाना चाहिए। अब आपने देखा होगा, यहाँ ये दोनों पॉलिश कराते हैं। ठीक, तो ये जो व्यक्ति होते हैं, जो महोदय हैं, ये पैसे को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। तो बच्चा मना कर देता उठाने से कि मैं पैसा नहीं लूंगा। क्यों? कि मैंने आपको शू पॉलिश करे हैं, मैंने मेहनत की है, मैंने काम किया है, तो मेरा पैसा मेरे हाथ में, मेरे हकदार के रूप में, आप मुझे नीचे मत दीजिए। मैं कोई आपका भिखारी नहीं हूं कि मैं आपके नीचे से पैसा उठा, मैंने मेहनत करी है, मैं हक से आपका अपना हक मांग रहा हूं, पैसा आप मेरे हाथ में दीजिए। फिर वो पैसा उसके हाथ में देता है। तो ये दीवार फिल्म का दृश्य है और बहुत फेमस रहा है
और इसमें बताया गया कि गरिमा के साथ काम करने और उसका भुगतान पाने का अधिकार क्या है, इस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता, इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी क्या है, आप किसको समानता कहेंगे और कैसी बसी है भारतीय डेमोक्रेसी में समानता। तो भारतीय संविधान सब व्यक्ति के लिए समान है, समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के किसी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक, आर्थिक पृष्ठभूमि संबंध रखते हैं, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। देखिए, संविधान की नजर में सब बराबर हैं। इतना कुछ होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% रूप से असमानता समाप्त हो गई, यह खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीयों के, सब भारतीयों की समानता का सिद्धांत को माना गया है। यह पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार के लोगों की रक्षा करने के लिए चाहे कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून के सम्मान और उनके साथ व्यवहार को सुनिश्चित करने की मौजूदगी है। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना था। चलिए, तो अब भारत का सबसे मजबूत स्तंभ को देखिए। ये क्या है? भारतीय संसद। क्या है? भारतीय संसद। कितने बच्चों ने देखी है संसद? बहुत बढ़िया। काम क्या करती है संसद, अगर मैं आपसे पूछूं? देख रहे हैं लोग आपस में इस तरह से हाथ करे हुए खड़े हैं, दिखाई दे रहा है आपको? ये संसद का ही फोटो है। अब तो वैसे भी नई संसद हमारी पार्लियामेंट बन रही है, उसको भी दिखाऊंगा कभी मैं। इसको देखिए, चलिए देख लिया, आगे बढ़िए। क्या कह रहे हैं? संसद हमारे लोकतंत्र का आधार है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से उस पर प्रतिनिधित्व रखते हैं। यानी कि क्या करते हैं? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहां बैठते हैं और वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हम क्या करते हैं? हम लोकसभा में सांसदों को चुनते हैं और सांसद हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। कहां? पार्लियामेंट। क्लियर है? तो ये सारी चीज, आइए आगे देखते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो भी कुछ प्रावधान हैं उनमें से निम्नलिखित हैं। जैसे प्रथम क्या लिखा है? प्रथम का देखिए, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। तात्पर्य है कि हर व्यक्ति देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू नौकरानी करने वाली महिला तक सब व्यक्ति एक जैसे कानून का पालन करना है। यानी कि चाहे तो देश के राष्ट्रपति हो, यानी कि भारत के प्रथम नागरिक हो, या फिर एक काम करने वाली जो आपकी महिला है वो क्यों ना हो, सबके लिए भारतीय संविधान में एक समान कानून का प्रोविजन है, एक समान कानून है। और सबके लिए समानता कैसी है? समानता एक आधार पर आपका बनी हुई है। क्लियर है? दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, ध्यान दीजिए, जाति, वंश, जन्म स्थान या उसके स्त्री या पुरुष यानी कि लिंग होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुएं, सड़कों में और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन भी कर सकते हैं। देख लिया आपने अनटचेबिलिटी को भी। आगे देखिए, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किया गया समानता के अधिकार को दो तरह से लागू है। पहला कानून द्वारा, दूसरा सरकार द्वारा योजना, कार्यक्रम, इन सब चीजों में। तो ये सारी चीजें हैं, देख लिया। आगे बढ़ जाएं। भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यक्तियों के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जो लोगों को समान
अधिकार वहां प्राप्त कराने में रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार उन समुदाय जैसे सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, यानी कुछ ऐसे वर्ग समुदाय होंगे जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक असमानता को झेला होगा, तो उन लोगों के लिए क्या करते हैं, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और अनेक योजनाएं हैं जो आपका सरकार चलाती है और उनको लागू करती है, ताकि जो लोग इतने वर्षों तक जिन्होंने असामाजिक असमानता का सामना किया, उनके समाज को मूलभूत धारा से जोड़ा जा सके, एक साथ पद पर चलाया जा सके, उन लोगों को उनके बराबर किया जा सके, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपका सरकार चला रही है और उन पर ध्यान दे रही है। जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब वे उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होंगे, और कह रहे जिन लोगों को अतीत में अधिक नहीं मिले, अब वो उनको अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम मध्य भोजन की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों में बच्चों का दोपहर का भोजन दिया जाता है। यह भोजन भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया। आपने एक नाम सुना होगा, स्कूलों में मध्यांतर भोजन, ठीक, इसको बोलते हैं मिड डे मील, और कह रहे हैं कि भारत में सबसे पहले तमिलनाडु ऐसा राज्य बना जहां पर मिड डे मील की प्रारंभ किए गए। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इसे अपनाने के लिए 6 माह के अंदर निर्देश दिए थे कि क्या करें, मिड डे मील की योजना बड़ी अच्छी है कि बच्चे कम से कम खाने के लिए स्कूल आएंगे तो उनको पौष्टिक भोजन मिलेगा, उनमें कुपोषण नहीं होगा और एजुकेशन इस बहाने से वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की योजनाएं आपका सरकार द्वारा चलाई गई थी ताकि बच्चों को क्या हो सके, ये सारी चीजें ये मुहैया कराए जा सके। इस कार्यक्रम में काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्यांतर भोजन मिलने लगा, उनकी उपस्थिति में सुधार आया। वे माताएं जिन्हें पहले काम छोड़कर अपने बच्चों को दोपहर में खाना खिलाना आना पड़ता था, अब ऐसा नहीं करना पड़ता। ठीक, इस कार्यक्रम ने जातिगत पूर्व समाज को कम कर दिया है। कह रहे जिस लोगों ने जाति का जो आपका पूर्वाग्रह थे उसको समाप्त कर दिया है, क्योंकि सभी जातियों के बच्चे साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम में रखते हैं। मध्यांतर भोजन कार्यक्रम ने निर्धन व्यक्तियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे, इसी कारण पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाए, और क्या थे, जो इस तरह की पढ़ाई को केंद्रित नहीं कर पाए। तो आप देखिए, मध्यांतर भोजन ने क्या वाकई में गरीब बच्चों के लिए एक सहायता के रूप में सामने आई है? देखकर बताइए, क्या ये इस तरह की योजनाएं, इस तरह के आपके क्रियान्वयन सरकार द्वारा नियमित रूप से हर राज्य, हर जिले में विशेष फोकस कर वाक्य चलाए जाने चाहिए या उन पर ध्यान देना चाहिए? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार जितना पढ़ा है उस पर गौर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। देखा बच्चों? चलिए आगे देख लेते हैं। तो इतना हमने पूरा इस चैप्टर के अंतर्गत देखा। ठीक है मेरे बच्चों, तो कुछ चीजें आपको समझ आई होंगी, बहुत सारी चीजें जो आपको समझनी है आप उनको देखिए, समझिए, और कल जो है हम इससे आगे जो आपका हमारा चैप्टर है हम उसमें आपका बात करेंगे और इनको गौर करके देखेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।